नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मॉर्निंग सेकेंड बुक। तो देखिए, ये जो हमारी बुक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरी बुक जो है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। और ये बुक उन्होंने लिखी है जब वो अहमदनगर के किले में जेल में थे। ये आपकी जो बुक है ये 1942 से लेकर 1944 तक उन्होंने पूरी बुक लिखी और उसमें इन्होंने हमारे देश का पूरा इतिहास, यानी कि हमारे देश की जो पूरी हिस्ट्री है और एक तरह से किस तरह से हमारे देश में संस्कृति सभ्यताओं का जन्म हुआ और कैसे वो संस्कृति सभ्यताएं जो है अभी तक चली आ रही है, कैसे उनका विकास हुआ, ये सारी चीजें इसमें हमने पढ़ी। तो हमने यहाँ पर लास्ट जो हमारा चैप्टर था, नंबर 4th चैप्टर जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा नंबर 4th चैप्टर जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। नंबर 3 तक हमने पढ़ लिया था। 4th है युगों का दौर। तो युगों का दौर कैसे कैसे हमारे भारत में आया, वो हम चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ था, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था वो कैसे आया, कैसे मौर्य साम्राज्य उत्पन्न हुआ, वो यहाँ पर बताया और कैसे उसकी जगह शंगु वंश ने ली और जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। यानी कि जो यहाँ पर जो ये वंश था इसका शासन जो है बहुत ही छोटे एक तरह से क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे, जो दक्षिण था वहां पर बड़े बड़े राज्य जो है उभर रहे थे। और उत्तर में काबुल से लेकर पंजाब तक, उत्तर जो था वहां पर काबुल से लेकर पंजाब तक बाख्तरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। यानी कि एक तरह से हमने देखी यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हमारा चैप्टर था वो हमने लास्ट पढ़ा था। तो किस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता हमने बताया था कि एक तरह से बिल्कुल एक ऐसी सभ्यता थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सारी चीजों का सब चीजों का समावेश है। यानी कि ऐसा लग रहा था सभ्यताओं की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। तो उसके बाद जैसे यहाँ पर बताया गुप्त शासन कैसे स्टार्ट हुआ और राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद कैसे शुरू हुआ। तो देखिए, यहाँ पर हमने बताया कि मौर्य राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह मौर्य राज्य जो है वो खत्म हुआ और उसकी जगह शंगु वंश ने ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। यानी कि एक शंगु वंश जो था उसका शासन एक छोटे क्षेत्र पर था और जो दक्षिण में थे, यानी कि दक्षिण दिशा में बहुत बड़े बड़े राज्य जो है उभर रहे थे, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र उभर रहे थे। और उत्तर में, उत्तर दिशा से काबुल और पंजाब तक बाक्सरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमला किया। यानी कि जो मेनांडर था उसके एक तरह से मेनांडर की एक तरह से जो मेनांडर का नेतृत्व जो था उस टाइम पे उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमला कर दिया था और किंतु उनकी हार हुई। और खुद जो मेनांडर था, भारतीय चेतना और वातावरण का उस पर इतना प्रभाव पड़ा मेनांडर पर कि वो खुद बौद्ध हो गया और यहाँ राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मेनांडर था वो यहाँ पर आया और वो क्या हुआ, युद्ध में हार गया और खुद राजा मिलिंद के नाम से वो यहाँ पर प्रसिद्ध हो गया। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबों के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कलाओं का जन्म हुआ। यानी कि जो लोक प्रसिद्ध जो बौद्ध आख्यान थे, जो बौद्ध लोग एक तरह से व्याख्यान देते थे उनमें, और उसकी जो लोक प्रसिद्धि थी वो एक संत के रूप में अब शुरू हो गई। और भारतीय और यूनानी संस्कृतियों का जो मेल था वो अफगानिस्तान और सरहदी सूबों के क्षेत्र में गांधार यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। यानी कि इससे क्या हुआ कि एक तरह से यूनानी संस्कृति थी उसकी और यहाँ भारतीय संस्कृति के साथ मेल हुआ। तो अफगानी और सरहदी सूबों के क्षेत्र में, जो सरहद की जो एक तरह से सीमा थी, वहां पर बौद्ध यूनानी कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर, जो मध्य प्रदेश में
सांची है वहां के निकट जो बेस नगर है वहां पर ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है, ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोदो, जिसका नाम हेलियोदो स्तंभ है और यह हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है और इसका समय ईशा पूर्व यानी कि कई समय पहले का है, कई ईशा पूर्व का है, पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक तरह से लेख खुदा हुआ है। ग्रेनाइट का एक पत्थर है, ग्रेनाइट की एक लाट है जो कि हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है और इसका जो समय है यानी कि जो टाइम है ये ईशा पूर्व का है, यानी कि काफी समय पहले का है। तो इसको पहली शताब्दी भी कह सकते हैं और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा हुआ है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की पहली झलक मिलती है, यानी कि किस तरह से यूनानियों का भारतीयकरण हुआ था उसकी पहली झलक जो है वो वहीं पर पहली शताब्दी में ही हमें मिल जाती है। तो देखिए इसमें यहाँ पर बताया कि इसमें यहाँ पता चलता है कि जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जब्त कर रहे थे, यानी कि एक तरह से सरहद पर आते रहे और भारतीय संस्कृति को जब्त करते रहे, भारतीय संस्कृति को अपनाते रहे। मध्य एशिया में शक जो कि सिदियन लोग ऑक्सस यानी कि अक्षु नदी की घाटी पर बस गए, जो मध्य एशिया था वहां पर जो सिबियन लोग थे वो अक्षु नदी यानी कि जो ऑक्सस नदी है वहां पर बस गए। यूइची सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया और उसके बाद कौन आए? यूइची आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। यानी कि ये जो लोग थे ये कहा कौन लोग थे? ये शक लोग थे, ठीक है, ये शक लोग थे और यानी कि सिदियन थे ये। लेकिन जब जब चीन के जो लोग आए यूइची तो उन्होंने उनको पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। अब ये शक बौद्ध जो थे वो भी भारत में आकर हिंदू बन गए, ठीक है। तो इस तरह से यूइचियों में से एक दल, जो यूइचियों का दल था उनमें से एक दल कुषाणों का था, जो यूइची थे उनमें एक दल कुषाणों का था और उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया था, सब पर उन्होंने अधिकार किया और उसके बाद उन्होंने उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया, अपने आप को फैला दिया और उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। उन्होंने शकों को पराजित किया और उन शकों को फिर वहां से दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। शक जो थे वहां से काठियावाड़ा और दक्षिण की ओर चले गए, जो शक थे। अब यूइची जो आए थे उन्होंने क्या किया? आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे देश में जो है जो शक लोग थे जो पहले से आए हुए थे उनको क्या किया? दक्षिण की ओर खदेड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। उनको दक्षिण की ओर खदेड़ा तो अब एक तरह से इसके बाद जो कुषाण थे उन्होंने पूरे भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य बना लिया। जो कुषाण थे जो आए हुए थे उन्होंने पूरा जो एक तरह से मध्य एशिया था और उत्तर भारत जो था वहां पर एक बहुत ही मजबूत एक तरह से अपना साम्राज्य कायम कर दिया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपनाया और उन सब जो कुषाण थे उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपनाया और कुछ क्या हो गए? बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का नायक भी था। जो इन सबका शासक था, जो जिसने इतना बड़ा जो शासन बनाया था, इन सबका जो प्रसिद्ध शासक था वो बौद्ध कथाओं का नायक भी था। यानी कि बौद्ध जो कथाएं थी उन कथाओं का प्रमुख नायक जो था वही उनका राजा था, उनका शासक था कनिष्क। इन जिसमें उनके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया रहता था। जितनी भी बौद्ध कथाएं थी उसमें उनका जो शासक था कनिष्क उसके महान कामों का
और जो भी उसने सार्वजनिक काम किए हैं, जो भी उसने यहाँ पर काम किया है एक शासक के तौर पर, वो सारी चीजें उन कहानियों में, वो सारी बातें लिखी जाती थी। उसके बौद्ध होने के बावजूद, यानी कि था तो वो बौद्ध, लेकिन उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता था कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था। यानी कि था तो वो बौद्ध, लेकिन क्योंकि अब वो हिंदू राष्ट्र में रहता था तो उसका एक जो एक तरह से ऐसा लगता था, उसके राज्य धर्म का जो स्वरूप था वो कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुस्त्र के धर्म का भी योगदान था। यानी कि जरथुस्त्र जो था उसके धर्म का भी योगदान था। और सरहदी सूबे जो थे, जो कि कुषाण साम्राज्य कहलाए, यानी कि जो सरहद पर, भारत की सीमा पर जितने भी एक तरह से जितने भी सूबे थे, सरहदी सूबे जितने थे, वो सारे कुषाण साम्राज्य कहलाए थे। और उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। जो वो राजा था कनिष्क, उसकी जो राजधानी थी वो जो आधुनिक पेशावर अभी है उसके निकट में थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट ही था। जो तक्षशिला विद्यालय है वो भी उसी के निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों का स्थान बन गया था, क्योंकि जो कनिष्क था, जो ये कुषाण लोग थे, ये अलग अलग जगहों से आए हुए थे। और अब यहाँ पर ये जगह जो थी ये पूरे विश्व से आने वाले लोगों का एक प्रसिद्ध स्थान बन गया था। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सिदियनों, यूइचियों, ईरानियों, बाख्तरी यूनानियों, तुर्कों, चीनियों से होती थी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो पुराने लोग थे भारत के, जो इन्होंने भारत का हिंदू धर्म अपना लिया था या बौद्ध धर्म अपना लिया था, या जो यहीं के निवासी थे भारतीय, अब उनका मिलना जुलना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या था, एक तरह से उसकी राजधानी थी और यहाँ पर बाहर के लोगों का आना जाना काफी ज्यादा था। और अब ये जो स्थान था ये लोगों से मिलने जुलने का स्थान बन गया था। तो यहाँ पर भारतीयों की मुलाकात सिंधियों से हुई, यूइचियों से हुई, ईरानियों से हुई, बख्तरी यूनानियों से हुई, तुर्कियों से हुई, चीनियों से होती थी। और ये विभिन्न संस्कृतियां फिर एक दूसरे को प्रभावित करती थी। ये संस्कृतियां जब लोग आपस में मिलते हैं तो फिर क्या करती, संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यानी कि आप अपने भारत में ही अगर आप दक्षिण की तरफ चले जाओ, अगर आपने देखा होगा जो एक तरह से ज्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब वाले जो लोग होते हैं उनकी जो एक तरह से पोस्टिंग होती है, कभी वो दक्षिण में होती है, कभी उनकी एक तरह से उत्तर की तरफ होती है, कभी पश्चिम की तरफ होती है। तो क्या होता है कि उनको वहां पर जाकर अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति के लोगों से उनका मिलना जुलना होता है। उनका खान पान, उनके रीति रिवाज, उनका एक तरह से लोग जो उनके गीत हैं या उनकी जो भी सारी चीजें हैं वो एक तरह से डिफरेंट होती है अपने राज्य से। तो अगर हम वहां पर जाते हैं तो क्या होता है कि हम उनके ट्रेडिशंस, उनके जो रीति रिवाज है वो भी हम मनाते हैं, वो भी फॉलो करते हैं। फिर अगर वो यहाँ आते हैं तो वो भी हमारी चीजें फॉलो करते हैं, एक तरह से मनाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जब बहुत सारे अलग अलग देशों की जो संस्कृतियां मिली, अब उन संस्कृतियों ने आपस में एक दूसरे को प्रभावित किया। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्ति कला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। यानी कि इन लोगों के आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप, यानी कि इनकी संस्कृति का जो आपस में प्रभाव इनका पड़ा, तो इनकी संस्कृति के प्रभाव स्वरूप इन एक तरह से जो मूर्ति कला थी और जो चित्रकला थी, यानी कि सबने अपने अपने तरीके की कौशल दिखाए, अपने अपने तरीके की कला दिखाई। तो मूर्ति कला और चित्रकला की एक सशक्त शैली यानी कि जो शुरुआत से ही काफी अच्छी रही हो, सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इस जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए थे और 64 ईस्वी में, जो ये इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसी जमाने में, यानी कि जो पहली शताब्दी थी उसके बाद जो शुरू हुआ था, इसी जमाने में 64 ईसा में यहाँ एक तरह से बहुत सारे चीनी राजदूत आए। और उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे।
यानी कि सोचिए आड़ू और नाशपाती भारत में कब आए, तो ये 64वीं ईस्वी में भारत आए, और ये इंडिया के फल नहीं है। अब ये अब एक तरह से देखा जाए तो अब सारी चीजें जो है काफी पुरानी हो गई है, तो अब उनमें पूरी तरह से भारतीय जो एक तरह से फ्लेवर कहते हैं वो हमारा आ गया है। लेकिन जिनकी शुरुआत हुई, जो ये पेड़, जो ये पौधे यहाँ पर आए तोहफे के रूप में, 64 ईस्वी में चीन से भारत आए आड़ू और नाशपाती के पेड़। गीवी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूफान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। यानी कि यहाँ पर भी जो गोबी रेगिस्तान के जो किनारे किनारे था, वहां पर तूफान और कूचा जो जगह है, तूफान और कूचा, वहां पर भी भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का मेल हुआ। कुषाण काल में, जब ये कुषाण काल चल रहा था, तो उस समय पर बौद्ध धर्म भी जो था वो दो संप्रदायों में बट गया था। जो दो संप्रदायों में बट गया, एक था महायान और दूसरा था हीनयान। जो बौद्ध साम्राज्य था वो भी दो भागों में बट गया, महायान, हीनयान। तो देखिए उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। देखिए जहां बंटवारा हो जाता है, जहां पर दो चीजें बट जाती हैं, तो फिर वहां पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, वहां पर मतभेद स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही हुआ कि जो बौद्ध धर्म था वो जब दो संप्रदायों में बटा, महायान और हीनयान, तो उन दोनों के बीच काफी सारे मतभेद हो गए, और भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। यानी कि जो भारत की परंपरा है कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी एक तरह से समस्या हो, तो उन पर पहले बात की जाए, विवाद किया जाए। तो इन बहसों से सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन बहसों में पूरे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे, क्योंकि जितने भी लोग थे, जितने भी लोग अपनी राय रखना चाहते थे, वो सारे लोग वहां पर शामिल होते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे विशिष्ट और अलग दिखाई पड़ता था, और जो ये विवाद हो रहे थे, ये महायान और हीनयान का जो विवाद चल रहा था, उसमें एक नाम जो था, एक प्रतिनिधि जो था, वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था। वह नाम था नागार्जुन। तो नागार्जुन जो थे, उनका नाम जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था, और जो ईशा की पहली शताब्दी में हुए थे। और ये कब हुए थे? ईशा की पहली शताब्दी। उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन के दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। देखिए उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना महान था कि वो बौद्ध शास्त्रों के अलावा भारतीय दर्शन के भी बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। इन्हीं के कारण भारत में उस टाइम पर महायान की विजय हुई। महायान के सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ, और जो महायान था उसके विचारों का, उसके सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका, वर्मा, जो कि वर्तमान में श्रीलंका और म्यांमार जो थे उसको क्या मानते थे? हीनयान। यानी कि चाइना में कौन सा गया? चाइना में गया महायान, और वर्तमान में जो श्रीलंका और म्यांमार है इसको मानते हैं हीनयान। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। यानी कि अब कुषाण जो है एक तरह से पूरी तरह से भारतीय हो गए थे, क्योंकि देखिए ये पहली ईशा की बात थी, और लगभग 64 ईशा हो गए थे। तो अब उन्होंने अपना पूरी तरह से भारतीयकरण कर लिया था, उन्होंने अपने आप को पूरा भारतीय बना लिया था। अब वे भारत की संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। यानी कि एक तरह से अब उन्होंने अपने आप को पूरा भारतीय मान लिया था, और अब वे भारत की संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। जो राष्ट्रीय विरोध, जिस तरह से
कोई भी अगर आकर आपके ऊपर अगर हमला करता है या कोई भी अगर आपके ऊपर आकर आपको एक तरह से प्रेशर करता है किसी चीज के लिए, तो उसके लिए भले ही सामने से बात ना हो लेकिन अंदर अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो बिल्कुल वही यहाँ पर हो रहा था कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण वो हो गए थे, लेकिन राष्ट्र विरोध की एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। क्योंकि जब भारत में नई नई जातियों का आगमन हो रहा था, नई नई जातियों का जन्म हो रहा था, तो ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया था। यानी कि चौथी जो ईसा थी उस टाइम पे इन लोगों ने एक तरह से निश्चित कर लिया था राष्ट्रीय आंदोलन को, और एक दूसरे महान शासक ने जिसका नाम चंद्रगुप्त था, और जो दूसरा महाशासक था जिसका नाम चंद्रगुप्त था, उसने नए हमलावरों को मार भगाया। यानी कि जो अब नए हमलावर आ रहे थे, जो नए लोग भारत में एक तरह से आ रहे थे बाहर से, तो उन पर उसने काफी हमले किए, उन सबको भगाया, लेकिन नए लोगों को उसने भारत फिर नहीं आने दिया और एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य को कायम किया। और उसने इस तरह से फिर एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य कायम किया। इस तरह 320 ईसा में गुप्त साम्राज्य युग का प्रारंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई शासक हुए। युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया। अब देखिए, लास्ट जो थे जिन्होंने हमारे देश पर लास्ट में आक्रमण किया था वो कौन थे? ब्रिटिश थे। और उन्होंने भी, क्योंकि उस टाइम तक विदेशियों को भगाने की, उस टाइम तक विदेशियों को एक तरह से दूर करने की एक तरह से प्रबल विरोधी भावना लोगों के अंदर आ गई थी। तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश शासन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो वैसे उन्होंने एक तरह से सही तरीके से उन्होंने हमारे देश में एंटर करना शुरू किया। उन्होंने व्यापार का बहाना किया। सबसे पहले उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में लगाई और उसी का बहाना लेकर, उसी का सहारा लेकर उन्होंने धीरे 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 1916 के बाद हमारे देश पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उस टाइम पे भी, कि जब चंद्रगुप्त था, तो उस टाइम पे भी जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए थे, लगातार हमलों और ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया था। देश के जितने भी पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति की दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यानी कि उस टाइम पे जितने भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, उन सब ने मिलकर इस बात को एक तरह से सॉल्व करने के लिए सोचा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया। यानी कि जो पुराने आए हुए थे, जो पहले से थे, जो काफी वर्षों से यहाँ पर थे, काफी साल जिनको हो गए थे, उनको स्वीकार कर लिया। और लेकिन नए को आने वाले प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। जो लोग नए आ रहे थे, जो लोग नए बस रहे थे, उनको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा। और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम का प्रयास करने का प्रयास कर रहे थे। जो ब्राह्मण थे वो एक तरह से आदर्शों के आधार पर, आदर्शों के कारण सजातीय राज्य कायम करना चाहते थे। सजातीय यानी कि जो एक जैसी जातियां हो, समान जातियों का राज्य कायम करना चाहते थे। लेकिन क्रमशः आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी। यानी कि अब देखिए, चाहते तो थे, अच्छा चाहते थे, यानी कि अपने आदर्शों पर आधारित एक सजातीय समाज चाहते थे, लेकिन इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी। यानी कि अब धीरे 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 आदर्शों में कट्टरता आने लगी और इनके स्वभाव के विपरीत थी। यानी कि जो इन सभी के स्वभाव के विपरीत थी। आरंभ में यहाँ पर आर्य उस स्थान पर आए जिसे इन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा। सबसे पहले आर्य कहाँ पर आए? आर्यावर्त या भारतवर्ष जब कहा,
तो भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस जो भारतवर्ष है इसके सामने एक नई समस्या थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। ये जो नई जातियां बन रही है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि एक तरह से आदर्शों में उनकी इतनी कट्टरता विकसित थी कि ये स्वभाव के विपरीत थी और उन्होंने उस स्थान पर जो आए हुए लोग थे, आर्यावर्त या भारतवर्ष में जो आए हुए लोग थे, अब एक समस्या थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे किया जाए, इन दोनों में मेल जोल कैसे बढ़ाया जाए। भारत स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। तो उस टाइम पे भारत ने ये जो स्थिति थी, इस स्थिति का सामना करते हुए एक मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति, यानी कि जिसमें भारतीयों को भी मिला दिया और आर्यों को भी मिला दिया और एक नई भारतीय आर्य संस्कृति बनी। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और धीरे धीरे जब्त होते रहे, यानी कि जो विदेशी तत्व यहाँ पर आ रहे थे वो धीरे धीरे जब्त हो रहे थे, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबियों के हमलों से उसने हिला दिया। यानी कि उस टाइम पे कि जो बहुत ही अलग अलग जिनके रस्मों रिवाज है, यानी कि जो बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, ऐसे रस्मों रिवाज के जो लोग थे उन्होंने एक तरह से यहाँ पर अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। यानी कि ऐसे अजनबी लोग उस पर हमला कर रहे थे, वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि देखिए वो हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे, जो राजनीतिक ढांचा है, केवल उसी को लिया था, उसी को तोड़ा था, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे को भी खतरा पैदा कर दिया था। इसके विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएं हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था, यानी कि एक तरह से इसके विरोध में जो प्रक्रियाएं हुई, ठीक है, वो जो है अपना काम जैसे कर रहा है, लेकिन उसके विरोध में जो प्रतिक्रियाएं हुई वो एक तरह से उसका मूल रूप राष्ट्रवादी था। उसका मूल रूप कैसा था? राष्ट्रवादी था, और उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी, संकीर्णता भी थी, धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते हैं। यानी कि उस समय का जो भारत था वो काफी ज्यादा एक तरह से संकीर्णता थी, राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी, धर्म दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया है। इस राष्ट्रवाद का प्रतीक इसे बना लिया। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था जिसे वे तमाम गहरी जातियों और संस्कृतियों प्रवृत्तियां प्रभावित हुई, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। यानी कि उस समय की जो सांस्कृतिक प्रवृत्तियां थी वो इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि आज की जो राष्ट्रीयता की जो बुनियाद है उसमें वो हर जगह हमें मिलती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी सेकंड बुक भारत की खोज में युगों का जो दौर यहाँ पर था वो चैप्टर हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे आगे भी आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर पता चलेंगी। तो ये जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, ये बुक जो है बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। जितना भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। बाकी का टॉपिक करेंगे कंटिन्यू अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।